वेलकम, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है संकल्प परिवार में। तो आप पढ़े थे हिंदी व्याकरण में वर्ण के परिचय। जितने भी इंटर एवं दसम वर्ग में पूछे जाते हैं, जो भी पढ़े हैं उनमें बाहर नहीं जाएगा। अर्थात वर्ण के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आज जो लगा है बोर्ड पे शब्द परिचय के बारे में जानेंगे। शब्द परिचय आपको हमने पहले ही बता दिए थे। वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के बाद शब्द पढ़ेंगे और शब्द के बाद बोले थे वाक्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद काल, ये सब आगे जानते रहेंगे। लेकिन आज जो बातें होगी शब्द के बारे में, तो आइए चलते हैं अपने आगे की ओर। आप पढ़े थे संधि के बारे में, लगभग कुछ परिचय वर्ण के साथ-साथ हम संधि के बारे में भी बताए थे। आपको पहले बता दें शब्द होती क्या है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों अर्थात दो या दो से अधिक, यानी शब्द किसे कहते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे आपने वर्ण में पढ़े थे संधि। संधि में आप देख रहे थे दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर रहा था। जैसे अ जोड़ अ क्या होता है? आ। लेकिन यहाँ जो होगा दो वर्णों का समूह होगा या दो से अधिक वर्णों का समूह होगा। जैसे पर, पर, कल, कल या कलम भी हो सकता है। यानी बढ़ते जाएगा लेकिन दो से कम नहीं होगा। ठीक है? तो वर्णों को हम जानेंगे, सॉरी शब्दों को जानेंगे क्या आधार पर। जैसे शब्दों को जानने के लिए हमको चार आधार लेनी पड़ती है। चार आधार में सबसे पहला होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों को क्या जानेंगे? अर्थ के आधार पे। दूसरा जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पे। या रचना या बनावट के आधार पे। और चौथा जानेंगे रूपांतर के आधार पे। तो शब्दों को चार भागों में देखते हैं। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरी उत्पत्ति के आधार पे, तीसरी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को हम डायरेक्ट लिख दिए, संधि इसमें नहीं किए थे। ठीक है? जिसको हम व्युत्पत्ति लिख सकते हैं।
ठीक है, यानी अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे या रचना बनावट के आधार पे, ठीक है, उसके बाद रूपांतर के आधार पे। आप देखते हैं अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे से आपको याद आता होगा सार्थक एवं निरर्थक, सार्थक एवं निरर्थक, सार्थक एवं निरर्थक। ये क्या है? आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों मिलाकर बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। क्या सारे शब्द का अर्थ होता है? बताइए आप ही। बिल्कुल नहीं, हर एक शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसको दो भागों में रखा गया, किसी का अर्थ होता है, किसी का अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हम लिखते हैं बंदर। ये बंदर है तो इसका अर्थ होता है एक जानवर का नाम आता है, लेकिन उसी प्रकार यदि हम इसको लिख दें बदंड्र, क्या इसका अर्थ है? नहीं है। यदि हम पर लिख देते हैं, पर का यदि हम विपरीत यदि रफ लिख दें, क्या रफ का अर्थ है? नहीं है। तो इसी प्रकार शब्द दो भागों में रखा गया, अर्थ के आधार पे, एक सार्थक एक निरर्थक, ठीक है। जिसका अर्थ हो उसे सार्थक और जिसका अर्थ ना हो उसे निरर्थक। जैसे उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा का अर्थ होता है, पुल्टा का अर्थ नहीं होता है, सामने का अर्थ होता है, आमने का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से अर्थ के आधार पे आपको उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी याद रखेंगे। लेकिन उत्पत्ति को आधार पे ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 12th का हो या 10th का हो। तो यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये बेहतर है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पे क्या है, अब शब्द जो है, शब्द का निर्माण जहाँ हुआ, जिस स्थान से हुआ, उसे उत्पत्ति के आधार बांटा गया। जैसे अभी आप मान लीजिए आपका नाम यदि पूछते हैं तो नाम तो आप बता देते, लेकिन जन्म स्थान आपको बताना पड़ता है ना। आप बिहार के हैं या राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं या यूपी के हैं, ठीक है। ये जन्म स्थान ही क्या हो गया, उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो उसी प्रकार उत्पत्ति को कितने भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार में। एक जो आता है पहला तत्सम, दूसरा देशज, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी 4 नाम रखे हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने नाम, 4 नाम। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप तो इतना तो जान रहे हैं कि स्थान है, जैसे देशज तो देश के और विदेशज जो विदेश के। ये तत्सम और तद्भव क्या है, इनके बारे में क्या परिचय है? तो हम आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दें कि तत्सम, तत्सम जो संस्कृत का मूल रूप है, वह शब्द जो संस्कृत का मूल रूप हो उसे क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। और तद्भव किसे कहेंगे, वह रूप या वह शब्द जो संस्कृत के मूल रूप से हिंदी में परिवर्तन किया गया हो। किसमें, हिंदी में या कोई अन्य भाषा में भी हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। यानी संस्कृत के हिंदी क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। जैसे यदि हम लिख दें यहाँ पे शब्द अग्नि, अग्नि संस्कृत का रूप है कि नहीं। अग्नि शब्द जो है संस्कृत में है, ठीक है। अग्नि को हिंदी में क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो आग हमारा तद्भव हो गया और तत्सम हो गया अग्नि, ठीक। यानी उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, उत्पत्ति। हमारे जब संस्कृति काल चलते थे, अर्थात जब संस्कृत चलते थे पूर्व काल में, जैसे हम वैदिक ले सकते हैं, वैदिक युग, तो उस वक्त संस्कृतों में शब्द आया करते थे, ठीक है। तो उसे हम तत्सम में रखे हैं और उसके बाद उसका हिंदी रूप क्या हो गया, तद्भव हो गया। और जो हाल फिलहाल कह सकते हैं या मॉडर्न जमाना जिसको हम बोलते हैं या आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है, उसमें जो शब्द का निर्माण हुआ उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे देशज। जैसे आप देखते हैं लोटा, लोटा जो शब्द था पहले वो नहीं था, पहले था नहीं था, लेकिन अभी है।
और अभी है तो लोटा हमारे यहाँ नाम रखा गया, लोटा हमारा क्या हो गया, देशज शब्द। लेकिन विदेशज यानी इंग्लिश में होता है, फारसी भी होती है, उर्दू तो नहीं, इंग्लिश, फारसी और क्या बोलते हैं चीनी, ये सभी जो हैं क्या हैं, अरबी भी बोल सकते हैं, ये सभी विदेशज हैं। अर्थात जो शब्द विदेश से आए हैं उसे क्या कहेंगे, विदेशज। जैसे आप नाम सुनते हैं अंग्रेजी में फैन, फैन क्या शब्द है, कौन सा शब्द है, विदेशज है। और ये ऑक्सीजन, मोबाइल, बल्ब, लाइट, ये सब क्या है, विदेशज शब्द हैं। लीची भी विदेशज शब्द ही है, क्योंकि लीची का इंग्लिश हम जो करते हैं, इंग्लिश का ही रूप हिंदी है, लेकिन ये चीन से आया था, विदेशज है, ठीक है। तो लीची भी हमारा क्या है, विदेशज है। इस प्रकार से हम शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में देखते हैं, 4 प्रकार। तत्सम अर्थात संस्कृत का मूल रूप तत्सम कहलाता है, और मूल रूप का हिंदी क्या कहलाता है, तद्भव। और जो हमारे देश में हाल फिलहाल न्यू न्यू शब्द बने हैं उसे क्या कहेंगे, देशज। उसके बाद जो विदेश से शब्द आया उसे क्या कहेंगे, विदेशज। और इंग्लिश के आधार पर आप समझ सकते हैं आसानी से। और कभी कभी ये भी देखते हैं, जैसे देखिए अंक, ये अंक कौन सा शब्द है, बताइए जी, अंक कौन सा शब्द है, और ये अंक कौन सा शब्द है, बोलिए। आप सबको टाइम दे रहे हैं, बताइए तो, बोलो तुम, बोलते जा, बोलो जी। नहीं पता है आपको, किसी को नहीं पता, अरे पता है, बिल्कुल सही बात। अच्छा ये अंक, बिल्कुल सही बात है। देखिए अंक, आप जानते हैं ये संस्कृत का रूप है अंक, अर्थात तत्सम। और अंक जो आता है ये हिंदी रूप है, इसको तद्भव बोलते हैं, ठीक है, अंक और अंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है बी उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। तो बी उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। हम इसे लिख देते पहले, जैसे अर्थ के आधार पे 2 प्रकार, उत्पत्ति के आधार 4, इसको हम बाद में लिखते, लेकिन बी उत्पत्ति को 3 लिखते तो कर्मागत आ जाता है, क्या कहते हो, ठीक है। तो इसके आधार पे बी उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला आता है रूढ़, योग रूढ़, और यौगिक, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है। अब रूढ़ क्या होता है, किसी भी शब्द का मूल रूप, किसी भी शब्द का क्या होता है, मूल रूप क्या होता है, रूढ़ कहलाता है। जैसे राज, लोट, रोग, आस्था, ये सभी क्या है, किसी भी शब्द का मूल रूप या जिसे तोड़ने से कोई अर्थ ना बदले, अगर अर्थ नहीं बने, जैसे बढ़, चढ़, रोना, कर, ठीक है, या रोर से रख सकते हैं, रोना नहीं, खा, जा, ठीक है। ये सभी क्या है हमारे रूढ़ शब्द, अर्थात रूढ़ शब्द जिसको तोड़कर अर्थ नहीं बना सकते हैं। लेकिन योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ जो दो शब्दों बोलिए, दो शब्द को मिलाकर बनाया जा सके, या जिसका खंडन करने के बाद दोनों का अर्थ भी हो सके, जैसे पाठशाला, विद्यालय,
ठीक, दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, क्या डाकघर, बिल्कुल डाकघर। और सिर्फ वाला ही लगेगा? अरे बता जी, क्या? हाँ, पत्थर वाला। और बोलो। दही वाली। हाँ, दही वाली मगम्मा। और गाड़ी वाला। गाड़ी वाला, बिल्कुल सही बात है। यानी योग रूढ़ क्या होता है हमारा? जिसमें दो शब्द का अर्थ हो या दो शब्द मिलकर बने। क्या क्या? दूध वाला, दही वाली। दही और वाली अलग कर देगा, बिल्कुल सही बात। और बोलो जी। और हम्म पुलिस वाला नहीं, डाकघर नहीं, डाकघर। ये तो योग रूढ़ तो आसान है क्या जी? लेकिन यौगिक क्या है? बोलो जी। दो शब्द, क्या बताओ? दो शब्द को जानना तो आसान था, रूढ़ और यौगिक, जिसको तोड़ने से कोई अर्थ ना बने। क्या जी, कौर और कर को तोड़ देंगे अर्थ बनेगा? नहीं। लेकिन यौगिक में क्या था? दो शब्द तोड़ सकते थे, बना सकते थे। लेकिन यौगिक में, बोलो जी, वह शब्द। बोलो। नहीं नहीं, बोलो जी, तुम बता। कुछ नहीं जानता? देखो, जैसे मान लेते हैं ये पंकज। पंकज क्या है? यौगिक शब्द है। ये कैसे? ये जो शब्द का निर्माण होता है बहुत सारे शब्दों से। कितने शब्दों से? बहुत सारे शब्दों से निर्माण होते हैं। और वो शब्द का अर्थ खोकर एक नए शब्द का निर्माण होता है। किसका? नए शब्द का। जैसे अब मान लो पंकज। पंक मतलब कीचड़, जौ मतलब जन्म लेने वाला। अब ये दोनों का अर्थ होता है पंक जौ। हम्म पंख मतलब कीचड़, जौ मतलब जन्म लेने वाला। ये तो बहुत अर्थ होता है अर्थ के आधार पे। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? नए रूप में परिवर्तन, इसका नाम दिया जाता है पंकज। ठीक है। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाले। जहाज भी बोल सकते हैं। क्या जहाज सही है? बोलो। क्या जहाज मतलब? जहां? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। पंकज, जलज, नहीं। बोलो। वैसा शब्द जिसका निर्माण अर्थ खोकर या नए रूप में हो। दो शब्दों या दो शब्द से अधिक मिलकर लेकिन नए रूप में निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे हम? यौगिक कहेंगे। आप केमिस्ट्री पढ़े हैं ना? गुलाब जामुन? नहीं, गुलाब जामुन योग रूढ़ में आया था। गुलाब और जामुन। ठीक है। तो तीन शब्द आपने समझ गए। अब आगे जो आता है हमारा, मुख्य रूप से इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा। क्या था? रूपांतर। यही इंपॉर्टेंट है बताने का, जो एग्जाम की दृष्टि से भी है। ठीक। और इसको याद रखिएगा आप लोग। हम्म देखो, रूपांतर शब्द क्या होती है बताओ? रूपांतर का मतलब ही होता है वैसा शब्द जिसका रूप में परिवर्तन होते रहे। क्या? रूप में परिवर्तन होते रहे। लेकिन रूपांतर के रूप में जो हायर लेवल पर पढ़ते हैं, तो कहीं दो प्रकार बताया जाता है। जैसे एक विकारी बोला जाता है, एक अविकारी बोला जाता है। कौन कौन? एक विकारी, एक अविकारी। विकारी का मतलब ये होता है जो कभी ना कभी परिवर्तन होते रहेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राम था तो रामे भी बोल सकते हैं। हम्म है कि नहीं? उसी प्रकार ये भी बोल सकते हैं, जैसे किताब, किताबें।
शाखा, शाखाएं, है कि नहीं? ये सभी शब्द विकारी है, अर्थात बदलते रहेगा। लेकिन अविकारी शब्द जो होता है, वो कभी नहीं बदलता है। जैसे कभी, कभी को क्या कभियों बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जब, जब क्या जबो बोलेंगे, जबो। क्या सही है जी? बिल्कुल नहीं। तो वह, वह को बदल सकते हैं, वह वे होता है, अर्थात विकारी शब्द है ना जी? वैसा शब्द, जिस शब्द को कभी नहीं बदल सकते, जैसे आज। आज बताओ, आज हम क्लास ले रहे हैं, आज को क्या बोलेंगे? आज बोल सकते हैं या आज? अरे आजे, अच्छा तो सब बोलता है आजे, तो आजे ये शब्द गलत है ना। आज बदलता नहीं, आज ही बोलेंगे। ये विकारी नहीं है, अविकारी है। तो समझ रहे हैं ना? रूपांतर के आधार पे दो प्रकार, जब हायर लेवल पे, लेकिन लो लेवल पे 5 प्रकार बताया जाता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के। एक रखता है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो परिवर्तन होती है, जो परिवर्तन होती है। देखिए, रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार? ऐसे तो दो होती है। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी। अविकारी में जो रखे थे 4 प्रकार, जैसे हम बोल सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 जो हैं विकारी हैं। क्या है? विकारी। और यदि रूपांतर के आधार पे हायर लेवल पे है तब पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। लेकिन इसको यदि हम मिटा दें तो इसको 5 प्रकार कहते हैं। कितना प्रकार? 5 प्रकार। एक आ जाता है अब, यानी अविकारी में आ जाता है क्या? अव्यय। तो ये 5 जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। लेकिन हमको किस आधार पर पढ़ना है? 2 आधार पे, अर्थात विकारी और अविकारी। किसको? विकारी और अविकारी। तो विकारी में कितने होते हैं प्रकार? 4 प्रकार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में अव्यय। अब जो होता है अविकारी का ही दूसरा रूप बोल सकते हैं, दूसरा नाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि विकारी का तो 4 प्रकार था। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिख दिए। लेकिन अविकारी में भी 4 प्रकार होते हैं। ये जो अव्यय है, अब उस संज्ञा, उसको, उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द में परिवर्तन ना हो। जिस शब्द में परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसीलिए यानी अविकारी का ही रूप क्या है? अव्यय है। अब इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? बोलो। क्रिया, विशेषण। बोलो जी। और क्रिया विशेषण शब्द, उसके बाद क्रिया लिखे थे, हाँ लिखे थे बिल्कुल। क्रिया विशेषण नहीं। बोलो। क्रिया विशेषण के बाद जी संबंध बोधक, बिल्कुल सही बात। संबंध बोधक अर्थात जिसको प्रीपोजिशन हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, संबंध बोधक। उसके बाद, उसके बाद क्या है? समुच्चय बोधक, बिल्कुल सही बात। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद विस्मयादि बोधक, बिल्कुल सही बात है। विस्मय दिबोधक। देखो, रूपांतर के आधार पे विकारी और अविकारी, जिसमें हमने बताया पहला संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया
विशेषण। उसके बाद ये जाने अविकारी और अविकारी को हमने नाम दिए अव्यय। क्यों? वैसा शब्द जिसका परिवर्तन नहीं हो, वैसा शब्द जिसका परिवर्तन नहीं हो किसी भी पल। आज का परिवर्तन नहीं होता, कल का परिवर्तन नहीं होता, तब का, जब का, ठीक है? इन सब का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अव्यय। और अब में ही आता है 4 प्रकार जिसको हम बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसे तेज दौड़ता है तो